नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर अशोक खेमका को कैसे देश के बड़े और रसूखदार लोगों पर उंगली उठाने की सजा मिल रही है और अगर सरकार चाहे तो कैसे वो ईमानदारी का गला घोंट सकती है, जिसे चाहे क्लीन चिट दे सकती है और जिसे चाहे चार्जशीट थमा सकती है। हरियाणा सरकार ने अशोक खेमका को उनकी ईमानदारी के इनाम के रूप में एक चार्जशीट थमा दी है। चार्जशीट के मुताबिक अशोक खेमका की गलती यह है कि उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ नाम की कंपनी की बदनामी की है। ऐसे में आज इस खबर का डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। इसके अलावा बात करेंगे सांप्रदायिक हिंसा बिल से बेचैन नरेंद्र मोदी की चिट्ठी की, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी है। आज हम नरेंद्र मोदी की चिट्ठी में लिखे हर शब्द और सांप्रदायिक हिंसा बिल का मतलब आपको समझाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता इतने परेशान क्यों हैं। और आज सचिन तेंदुलकर हमारे साथ होंगे और एक खास इंटरव्यू में वो आपको बताएंगे कि रिटायर होने के 20 दिन बाद भी उनको क्रिकेट के सपने क्यों आते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं देश की बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। शुक्रिया सुधीर। आज की खबरों का डीएनए टेस्ट करें उससे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक कुमार गांगुली की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने माना है कि लॉ इंटर्न के साथ जस्टिस गांगुली का व्यवहार आपत्तिजनक था। आज शाम सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने ये तय किया है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जस्टिस गांगुली रिटायर हो चुके हैं और लॉ इंटर्न भी सुप्रीम कोर्ट के पेरोल पर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस गांगुली ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर जन लोकपाल बिल के लिए जंग का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल से अलग होने के बाद अन्ना ने अब रालेगण सिद्धि में 10 दिसंबर से दोबारा अनशन करने का फैसला किया है। दोनों ही पक्ष देश में मजबूत लोकपाल नहीं लाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को समाप्त या नियंत्रित नहीं करना चाहते। मेरे गांव में रालेगण सिद्धि में मैं अनशन करने जा रहा हूं। 10 दिसंबर से मेरा अनशन शुरू होगा। अन्ना ने प्रधानमंत्री पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें विपक्ष पर भी भरोसा नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर केंद्र सरकार ने झुकने के संकेत दिए हैं। विपक्ष ने जिन सवालों पर ऐतराज जताया है उस पर आमराय बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि बिल इसी सत्र में आएगा। Well, it will be our effort to evolve a broad-based consensus on all matters which are of great legislative importance to us. इससे पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इसे राज्यों के मामले में दखल बताया था। नहीं तो सरकारें तो जा रहे, इनके पास ज्यादा समय भी बचा नहीं और अंतिम क्षण में ऐसी बिल लाना और बिना सर्वसम्मति इसको पारित करने के लिए प्रयास करना ये देश के हित में नहीं है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे को रद्द करने वाले अशोक खेमका को एक और चार्जशीट थमा दी गई है। ये चार्जशीट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील का म्यूटेशन रद्द करने पर दी गई है। अब इस पर राजनीति फिर तेज है। इससे बड़ी कैजुअलिटी विसिल ब्लोअर की नहीं हो सकती, जिसमें कि एक उसने परिवार के खिलाफ, जो फर्स्ट फैमिली अपने आप को कहती है, उसके खिलाफ एक आवाज उठाई, दस्तावेजों के साथ आवाज उठाई और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। दिस इज आउटरेजियस है, हम इसको निंदा करते हैं। अशोक खेमका ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है, कल रात 8:30 बजे मेरे बेटे को घर पर चार्जशीट दी गई। मैं दिल्ली में था। 16-17 साल का बच्चा अगर चार्जशीट एक्सेप्ट ना करता तो उसे रिफ्यूजल माना जाता। आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। आर्टिकल 370 पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बहस की खुली चुनौती दी है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बहस उसी के साथ हो सकती है जिसे आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हो। जिन लोगों ने 370 दफा कानून पढ़ा नहीं है वो 370 पे बात करते हैं। वो चाहे हमें अहमदाबाद भी बुलाए, हम वहाँ पे उनके साथ 370 पे बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर जम्मू की रैली में बहस की जरूरत बताई थी, जबकि बीजेपी आर्टिकल 370 को ही खत्म करने के पक्ष में रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खेल संघों की कमान किसी नेता या उद्योगपति के हाथों में होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी खेल संघ का अध्यक्ष खिलाड़ी होना चाहिए, न कि कोई नेता या बिजनेसमैन। कोर्ट ने हॉकी के गिरते स्तर पर चिंता जताते हुए कहा कि देश की जिस हॉकी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, अब वो ओलंपिक में जगह भी नहीं बना पाती। दूध में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने इस पर सभी राज्यों से पूछा है कि क्यों न कानून में बदलाव कर ऐसे मामलों में सजा उम्र कैद तक कर दी जाए। अदालत ने टिप्पणी की है कि मिलावट जैसे अपराध के लिए 6 महीने की कैद की सजा काफी नहीं है, क्योंकि इस समय जो 6 माह का जो कारावास फूड सेफ्टी एक्ट में दिया गया है अनसेफ फूड की बिक्री के लिए, वो कोर्ट के मुताबिक इनएडिक्वेट है। तो यह एक कोर्ट के द्वारा एक किस्म की एडवाइजरी दी गई है राज्यों के लिए। फिलहाल मिलावट की रोकथाम के लिए आईपीसी की धारा 272 और 273 के मुताबिक सिर्फ 6 महीने की सजा का प्रावधान है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन मामले में ट्रायल दोबारा होगा। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने सलमान की याचिका पर यह आदेश दिया है। हादसे में 4 लोग कुचले गए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। डिफेंस की उस अर्जी पर कि जब चार्ज ग्रेव हो गया है, गंभीर बन गया है, तो उसमें उन्हें सारा एविडेंस दोबारा लेना चाहिए और ये कानून की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से बिल्कुल उचित है। रिटायरमेंट के बाद जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने दिल की बातें खुलकर कही। सचिन ने कहा कि अब पहली इनिंग खत्म हो चुकी है और अब समाज सेवा के तौर पर वो अपनी दूसरी पारी शुरू करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है और इसलिए बहुत जिन्हें मैंने पहले बताया कि ये मेरा फैसला है, सब इमोशनल हुए थे। मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही डिसीजन ले रहा हूं मैं और सही वक्त पे ले रहा हूं। तो ये थी वो खबरें जो सुर्खियां बनी। वापस चलते हैं सुधीर के पास। आतंकवाद खतरनाक होता है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। भ्रष्टाचार खतरनाक है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं। देश के लिए सबसे खतरनाक होता है किसी को ईमानदारी से काम करने की सजा मिलना, किसी को ईमानदारी से काम करने से रोकना। हरियाणा कैडर के आईएएस अशोक खेमका के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। अशोक खेमका वही आईएएस अधिकारी हैं जिनका पिछले 22 साल में 44 बार तबादला हो चुका है और जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच की बिजनेस डील्स पर सवाल उठाए थे। अब अशोक खेमका को अपनी ईमानदारी का इनाम मिलना शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर दी है। डीएलएफ वाड्रा डील को लेकर सामने आने वाले हरियाणा के सीनियर आईएएस अशोक खेमका को इनाम मिला है। इनाम के तौर पर उनको हरियाणा सरकार ने एक चार्जशीट थमा दी है। चार्जशीट में खेमका के ऊपर मुख्य तौर पर 6 आरोप लगाए गए हैं, जिनका जवाब देने के लिए अशोक खेमका को 15 दिन की मोहलत मिली। अब देखते हैं चार्जशीट में खेमका पर क्या आरोप लगाए गए। पहला आरोप है वाड्रा डीएलएफ डील में हुई म्यूटेशन को रद्द करना। दूसरा आरोप यह कि खेमका ने ट्रांसफर होने के बाद म्यूटेशन रद्द की, जिससे वाड्रा और डीएलएफ की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। खेमका पर मीडिया में सरकार की नीतियों की आलोचना करने का आरोप भी लगाया गया है। खेमका ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 4 जिलों के उपायुक्तों को आदेश देकर जमीनों के पंजीकरण और राजस्व रिकॉर्ड मांगे। टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया और नेशनल सर्विस रूल्स का पालन नहीं किया। खेमका के खिलाफ जांच कर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रिपोर्ट देने वाले मुख्य सचिव पीके चौधरी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। सरकार की तरफ से खेमका के खिलाफ चार्जशीट पर जब कोई बयान नहीं आया तो जी न्यूज अशोक खेमका का पक्ष जानने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचा, लेकिन अशोक खेमका ने कहा कि वो इस बारे में फिलहाल बात नहीं करना चाहते। वो खुद घर से बाहर नहीं निकले और उनके बेटे ने कहा कि खेमका मीडिया से बात नहीं करना चाहते। मैं कुछ नहीं कह सकता, पापा ने कुछ कहा नहीं। आई एम सॉरी, सीरियसली, थैंक यू।
खेमका कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने जी न्यूज से फोन पर बात करते हुए कहा कि मुझे कल रात 8:30 बजे चार्जशीट की कॉपी मिली है जो मेरे घर में मेरे बेटे को दी गई। 16-17 साल का बच्चा चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे रिफ्यूजल माना जाता है। मैं दिल्ली में था, आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। अशोक खेमका का ये बयान और हरियाणा सरकार की चुप्पी खेमका के खिलाफ चार्जशीट पर कई सवाल उठा रही है। रमेश हांडा, जी मीडिया, दिल्ली। और चार्जशीट आने के बाद आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने अपना जवाब 24 घंटे के अंदर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया है। मेरे हाथ में खेमका के जवाब की एक्सक्लूसिव कॉपी है। खेमका ने अपने इसी जवाब में कई सवाल उठाए हैं। आपको बताते हैं कि अशोक खेमका ने सरकार को क्या जवाब दिया है और इस जवाब में ही बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं। मैं छुट्टी पर दिल्ली में था। कल आपके ऑफिस का एक मैसेंजर रात 8:30 बजे मेरे घर पर आया। उस वक्त 16 साल और 11 महीने की उम्र का मेरा बेटा घर पर था। मैसेंजर ने मेरे नाबालिग बेटे को ये लिफाफा लेने के लिए मजबूर किया और ऐसा न करने पर चार्जशीट लेने से इनकार करने की बात दर्ज करने की धमकी दी। जो चार्जशीट मुझे दी गई है वो एक अखबार के पहले पन्ने पर आज प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। ये चार्जशीट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच गोपनीय होती है। मीडिया में इस चार्जशीट को प्रकाशित करना आपराधिक मानहानि है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिपोर्टर को भी चार्जशीट की कॉपी मुझसे पहले दे दी गई। ये चार्जशीट मेरी छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर लीक की गई है, क्योंकि मैंने एक सत्तारूढ़ राजनीतिक परिवार से जुड़े एक व्यक्ति के लैंड लाइसेंसिंग स्कैम को उजागर किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी जांच का आदेश देकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने जानबूझकर इस तरह की आपराधिक मानहानि की है। अब जबकि मुझे दी गई चार्जशीट अखबार में प्रकाशित हो चुकी है तो आप मुझे अपना पक्ष मीडिया में प्रकाशित करने से रोककर पक्षपात नहीं करेंगे। मैंने ये कभी नहीं देखा कि किसी ऑफिसर के नाबालिग बेटे को रात में चार्जशीट लेने के लिए कभी मजबूर किया गया हो। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ और ड्यूटी में मौजूद हूँ, लिहाजा ये चार्जशीट मुझे ऑफिस में दी जा सकती थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ने की सजा मेरे परिवार को न दी जाए। अशोक खेमका। तो ये जवाब देने के साथ अशोक खेमका ने आरटीआई के जरिए हरियाणा सरकार से कुछ जानकारियां भी मांगी हैं। अपनी इस चिट्ठी में अशोक खेमका ने सरकार से पूछा है कि पिछले 10 साल में जिन आईएएस अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है उनकी लिस्ट और उन पर लगे आरोप क्या क्या है। दूसरा सवाल उन्होंने किया है जिस अफसर को चार्जशीट दी गई उनकी डिटेल और चार्जशीट देने का वक्त क्या है। अशोक खेमका ने यह जानकारियां आरटीआई के जरिए मांगी हैं और इसके लिए 50 रुपए की फीस भी उन्होंने भर दी है। अब देखना यह है कि सरकार खेमका के सवालों के जवाब देने में कितना वक्त लगाती है। लेकिन एक और खास बात यहां पर यह है जो अशोक खेमका ने लिखा है और वो ये कि चार्जशीट थमाने की आखिरकार सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि वो रात में 8:30 बजे उन्होंने ये चार्जशीट अशोक खेमका के घर पर पहुंचाई। अशोक खेमका का ये कहना है कि ये चार्जशीट उनके दफ्तर में भी उन्हें दी जा सकती थी और उनके बेटे को यह चार्जशीट दी गई जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। यानी जल्दबाजी पर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक दल क्या कहते हैं और हमारे पास रिएक्शंस क्या आ रहे हैं वो भी आप सुनिए। गलत किया है, हाँ गलत 15 दिन में उसका जवाब मांगा। हाँ 15 दिन तो खैर ठीक है, लेकिन गलत किया है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को इस तरह दोषी नहीं ठहराना चाहिए। चार्जशीट होनी चाहिए रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ, कार्रवाई होनी चाहिए रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई होती है यहाँ जिसने ये मामला उठाया, लोगों के सामने लाया उसके खिलाफ। लेकिन खेमका अकेला नहीं है, खेमका के साथ पूरा देश है। किसी भी अधिकारी को अपना कर्तव्य का पालन करने की वजह से दंडित किया जाना गलत है। इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आदेश दिया है कि इसको इन सारे मामले को रिव्यू करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए, तो मैं भी उसी मांग का समर्थन करता हूँ। ना ये सरकार का अधिकार है, हम किसी अधिकारी को बचाने की कोशिश नहीं। आउटरेजियस है, हम इसको निंदा करते हैं। आउटरेजियस है। तो आपने यहां पर देखा
हर पार्टी, हर नेता वैसे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का नाटक करता है। लोग कहते हैं, सरकारें कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार को दबाएंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति, खासतौर पर कोई सरकारी अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो फिर उसे क्या सजा मिलती है वो आपने देखा। कहां पर एक अधिकारी भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन बदले में उसे मिल रही है चार्जशीट। यानी इस देश में अब भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भी लोगों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है ये आपने देखा। यहाँ अशोक खेमका का बायोडेटा देखना भी जरूरी है। एक नजर डालिए कि अशोक खेमका हैं कौन। 1991 में अशोक खेमका हरियाणा कैडर से आईएएस अधिकारी बने थे। 22 साल की सरकारी सेवा में उनका 44 बार ट्रांसफर हो चुका है। उनका सबसे छोटा कार्यकाल सिर्फ 22 दिन का था। जी हां, मात्र 22 दिन, जब वो जुलाई अगस्त 2002 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में गए थे। अशोक खेमका का सबसे लंबा कार्यकाल 22 महीने का रहा। देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल भी उनका मात्र 22 महीने का रहा, जब वो 2008 से 2010 के बीच हरियाणा में उद्योग विभाग के प्रबंध निदेशक के पद पर रहे। अशोक खेमका अब तक 39 सरकारी पद संभाल चुके हैं, जो हरियाणा में अपनी तरह का एक अनोखा रिकॉर्ड है। ये शायद अशोक खेमका की ईमानदारी का इनाम ही है, क्योंकि हरियाणा ने किसी आईएएस अधिकारी को सबसे लंबे समय तक रखने का रिकॉर्ड भी बनाया है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी राजीव अरोड़ा करीब 8 साल तक इस पद पर बने रहे, जबकि अशोक खेमका जहां भी काम संभालते हैं वहां कुछ ही दिनों में अपने ऊपर बैठे लोगों की आंखों में चुभने लगते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि आखिरकार अशोक खेमका ने ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी जो कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। गलती उन्होंने की है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े व्यक्ति पर हाथ डाल दिया। अशोक खेमका को चार्जशीट का जो इनाम मिला, दरअसल वो 2012 में रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ नाम की एक कंपनी की डील में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है। खेमका सीधे वाड्रा से टकरा गए और इसके 72 घंटे के अंदर ही अशोक खेमका का ट्रांसफर कर दिया गया और बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी गई। क्या था यह पूरा मामला, ये जानना भी आज आपके लिए जरूरी है। तो देखिए इस मामले की जड़ में क्या छुपा हुआ है। 2012 में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बिजनेस पर उस वक्त लोगों की नजर गई जब वाड्रा डीएलएफ डील पर सवाल उठे और इसके लिए आईएएस अशोक खेमका जिम्मेदार थे, जिन्होंने जिम्मेदारी से अपना काम किया। उस दौरान अखबारों और कई मैगजीनों में छपी खबरों के मुताबिक 2007 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने मानेसर में डीएलएफ के हाउसिंग प्रोजेक्ट से सटी 3.5 एकड़ जमीन 15 करोड़ 38 लाख रुपए में खरीदी और फिर एक साल बाद यही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। अशोक खेमका ने 4 डिप्टी कमिश्नरों को वाड्रा की जमीन सौदे की जांच के आदेश दिए, जिसमें वाड्रा डीएलएफ डील भी शामिल थी। जांच के बाद गड़बड़ियां देखने पर खेमका ने डील की म्यूटेशन रद्द कर दी। उस वक्त ये भी खबरें आई कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनियों के जरिए खेती की जमीन खरीदी, फिर उन्हें लैंड यूज में तब्दील करवाया और उसे रियल एस्टेट कंपनियों को बेच दिया। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच की बातें हुई, जांच भी हुई, लेकिन हर जांच में वाड्रा को क्लीन चिट मिलती गई। पहले हरियाणा सरकार की जांच में वाड्रा निर्दोष साबित हुए, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी, यानी वाड्रा हर आरोप से बरी हो गए। लेकिन वाड्रा डीएलएफ डील में धांधली का आरोप लगाने वाले आईएएस अशोक खेमका अपनी ईमानदारी का इनाम भी भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ हैं इस वक्त मेरे सहयोगी दिलीप तिवारी न्यूज रूम से, जो कि आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो पूरा मामला आज हम आपके सामने उजागर कर रहे हैं, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। दिलीप, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पूरे मामले के पीछे असल में क्या छुपा हुआ है और अशोक खेमका को इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी। और साथ ही हमें ये भी बताइए, क्योंकि ये बताना भी यहाँ पर जरूरी है कि आरोप जरूर लगे रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुई डील को लेकर, लेकिन तमाम सरकारी एजेंसियों में और तमाम जांचों के बाद इन दोनों को क्लीन चिट दे दी गई। ये बताना भी यहाँ पर जरूरी है। तो फिर या तो ये डील गलत थी या फिर
अशोक खेमका गलत थे। देखिए सुधीर जी, सबसे हैरानी की बात यह है कि जो अशोक खेमका को जिस मामले में चार्जशीट किया गया है उनका ये तर्क है, हमारे पास उनका जवाब है जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर दिया है। उनका कहना है कि आखिर मेरे ऊपर आरोप क्या है ये बताया जाए। दूसरी बात, मुझे अपना पक्ष रखने से पहले आप जो चार्जशीट है वो अखबारों को देते हैं। मेरे खिलाफ अगर आप एक तरह की साजिश है और इसमें वो अफसर शामिल हैं जिनका आपको नाम लेना है और जांच करनी है, ये चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लिखा। दूसरी बात, जहां तक रहा रॉबर्ट वाड्रा का सवाल, तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही उन्होंने खुलासा किया तो न केवल दिल्ली बल्कि पूरी हरियाणा की राजनीति में एक तूफान मचा था कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा पर एक शख्स ने जो ईमानदारी के लिए जाना जाता है उसने वहां पर हाथ डाल दिया और इसको लेकर संसद में तमाम सवाल उठे। मैं आपको सुधीर जी ये भी बता दूं कि अशोक खेमका ने, जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि मैं किसी भी बात से नहीं घबराता हूं। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मैं अगर ताकतवर लोगों से लड़ता हूं तो उसकी सजा मेरे परिवार को मत दीजिए। मेरे बच्चे को आपने चार्जशीट पकड़ाई, मेरी माँ जो है वो बीमार है और उनकी उम्र 73 साल है। अगर रात 8:30 बजे आप आते हैं इस तरह से जोर जबरदस्ती करके मेरे घर में चार्जशीट देते हैं तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है और मुझे लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। उन्होंने चिट्ठी हमको भेजी है और लिखा है कि अगर आप अखबारों में लीक करते हैं तो ये मेरा अधिकार है कि मैं मीडिया में अपना पक्ष रखूं इस तरह से। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि चार्जशीट की कॉपी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे और सरकार के बीच का मामला है। इतनी ईमानदारी उन्होंने इस मामले में बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको चार्जशीट की कॉपी नहीं दूंगा। जी दिलीप, आपका शुक्रिया। तो अशोक खेमका अकेले ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिन्हें ईमानदारी के इनाम में ट्रांसफर ऑर्डर्स थमाए जाते रहे हैं, जिन्हें परेशान किया गया है। असल में ईमानदारी से चलना आज के जमाने में अब मुश्किल होता जा रहा है। 1969 से सन 2002 के दौरान आईएएस रहे अरुण भाटिया का 26 बार तबादला किया गया था। 1999 में पुणे में डिविजनल कमिश्नर पद पर रहते हुए उन्होंने ग्रामीण रिकॉर्ड्स की देखभाल से जुड़े भ्रष्टाचार के 107 मामलों का खुलासा किया था और इसीलिए वो किसी को पसंद नहीं आ रहे थे। जीआर खैरनार एक और नाम है। जीआर खैरनार 1974 से 2002 तक सरकारी सेवा में रहे। 1994 में उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ मुंबई में दाऊद इब्राहिम गिरोह की 29 अवैध इमारतों को गिराया था। जी हां, बीएमसी में उस वक्त कार्यरत थे जीआर खैरनार और उन्हें भी काफी सजाएं दी गई सरकार की तरफ से। और केजी अल्फोंस 1979 से 2006 तक आईएएस रहे। इस दौरान उनका 10 बार तबादला हुआ। उन्होंने दिल्ली में 14,000 से ज्यादा अवैध इमारतों को गिराकर 10,000 करोड़ रुपए की पब्लिक प्रॉपर्टी को फिर से हासिल किया था, लेकिन उन्हें भी परेशान किया गया। तो आज ये खबर आपको दिखाना जरूरी था और आज अशोक खेमका का पक्ष आपको दिखाना जरूरी था। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने शायद आज तक किसी को इतनी जल्दी क्लीन चिट नहीं दी होगी जितनी जल्दी उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दी थी। असल में प्रधानमंत्री कार्यालय इस काम के लिए है ही नहीं कि वो किसी को भी क्लीन चिट दे सके। इस देश में बड़ी बड़ी जांच हुई है, बड़ी बड़ी सीबीआई इंक्वायरी हुई है, बड़े बड़े कमीशन बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने कभी किसी के पक्ष में ये नहीं कहा कि उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाकायदा उन्हें क्लीन चिट दी थी, यानी एक स्पेशल स्टेटस तो दिया ही गया है रॉबर्ट वाड्रा को। इस देश में हजारों भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हमने होते हुए नहीं देखी जैसे कि अशोक खेमका के खिलाफ हम देख रहे हैं। हो सकता है कि अशोक खेमका भ्रष्ट हो सकता है उन्होंने रिश्वत खाई हो सकता है वो अच्छे अधिकारी ना हो, लेकिन जिस जल्दबाजी से उन्हें चार्जशीट दी गई है और जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया है उस पर जरूर शक होता है। और आज बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने काफी बेचैन और नाराज होकर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जिक्र है सांप्रदायिक हिंसा बिल का, जिसे सरकार संसद के मौजूदा सत्र में लाना चाहती है। मोदी ने अपनी चिट्ठी में इस बिल के मकसद और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। पहले देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए क्या लिखा है अपने इस पत्र में। प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार को आखिर संसद में सांप्रदायिक हिंसा बिल लाने की जल्दबाजी क्यों है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बिल को लाया जाना संदेह पैदा करता है और ऐसा लगता है कि इसके पीछे वोट बैंक की सियासत है, न कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की कोशिश।
प्रस्तावित कानून से न सिर्फ समाज, धर्म और भाषा के आधार पर बंट जाएगा, बल्कि धार्मिक और भाषाई पहचान और गाढ़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से हिंसा को सांप्रदायिक रंग मिल जाएगा, जो इस बिल के मूल मकसद के खिलाफ है। बिल का सेक्शन 3F ऐसा है जिसमें सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े माहौल के बारे में बात की गई है और सेक्शन 3D में सांप्रदायिक हिंसा की परिभाषा दी गई है। मुझे लगता है इन दोनों का दुरुपयोग हो सकता है। सांप्रदायिक हिंसा बिल का ड्राफ्ट कमजोर है और इसके पीछे की सोच भी ठीक नहीं है। ये बिल राज्य सरकार के अधिकारों में दखल की कोशिश है। सांप्रदायिक हिंसा बिल पर राज्यों और संबंधित पक्षों से और चर्चा की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की लिखी इस चिट्ठी में सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि आखिरकार इस बिल को लेकर इतना विवाद क्यों है। इसके लिए आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। कड़े कानून की मदद से सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम की कोशिश लंबे समय से चल रही है। इसी सिलसिले में राज्यसभा में एक बिल यूपीए की पहली सरकार यानी यूपीए 1 के दौरान 2005 में आया था, लेकिन विरोध के कारण यह पास नहीं हो सका। 2011 में यूपीए 2 की सरकार कुछ बदलावों के साथ इस बिल को एक बार फिर से लेकर आई, लेकिन तमाम क्षेत्रीय दलों ने इस बिल का ये कहकर विरोध किया था कि ये राज्यों के अधिकारों का हनन है, क्योंकि इस बिल की मदद से केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाए बिना सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में अपना दखल दे सकता है, दखल अंदाजी कर सकता है। विरोध के बाद यह बिल ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन इसी साल मुजफ्फरनगर में हुए दंगों ने एक बार फिर इस बिल पर जमी धूल हटा दी। अब यूपीए सरकार इसे कुछ संशोधनों के बाद एक बार फिर से पास करवाना चाहती है, लेकिन इसकी टाइमिंग और मकसद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बिल का जो ड्राफ्ट कानून मंत्रालय के पास है, उसकी खास बातें क्या हैं, ताकि आप खुद फैसला ले सकें और इस बिल का मतलब क्या है, यह हम आपको समझाते हैं। पहला, सांप्रदायिक हिंसा बिल के नए ड्राफ्ट से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को हटाकर इसे न्यूट्रल बिल बनाया गया है, यानी अब सांप्रदायिक हिंसा के दोषी सिर्फ बहुसंख्यक या सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, पहले के बिल में केंद्र हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अपने आप सुरक्षा बल भेज सकता था, लेकिन अब प्रभावित राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग पर ही केंद्र सुरक्षा बल भेजेगा। तीसरा पॉइंट, बिल में हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के राजनीतिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है। अधिकारी तब चुपचाप तमाशा नहीं देख सकते, उनको सख्त कार्रवाई करनी होगी। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बिल में सजा देने का प्रावधान भी रखा गया है। और चौथा पॉइंट, नफरत भरे भाषणों को इस बिल में अपराध बताया गया है। सांप्रदायिक हिंसा के लिए की गई किसी भी तरह की आर्थिक मदद को गंभीर अपराध माना गया है। कोई भी व्यक्ति अगर खुद या फिर किसी संस्था के साथ मिलकर अगर विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ हिंसा करता है या फिर हिंसा फैलाने में मदद करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हिंसा प्रभावित क्षेत्र के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा, इसे भी इस बिल में साफ तौर पर निर्धारित किया गया है। बिल में जिला अधिकारी यानी डीएम या कमिश्नर ऑफ पुलिस को सक्षम अधिकारी बनाया गया है। सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी की अध्यक्ष हैं और एनएसी ने इस बिल को दोबारा ड्राफ्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में बीजेपी की असल में चिंता यह है कि इस बिल का पूरा श्रेय कहीं सोनिया गांधी को न चला जाए। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इस बिल के दुरुपयोग और राज्यों में केंद्र के बढ़ने वाले दखल को लेकर चिंतित हैं। अब इस पर चर्चा की मांग हो रही है। तो जब आई नहीं तो उस पर भी कमेंट क्या करें। वैसे जो अखबारों में छपा है, राज्यों की स्वायत्ता पर जो केंद्र अपना अधिकार करना चाहता, उससे हम लोग सहमत हैं। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कानून बनाना चाहती है, तो मैं समझती हूँ कि ये जो कानून बनाने के लिए जा रहे हैं तो इसके ऊपर पहले आम सहमति बननी चाहिए और उसके बाद कोई फाइनली निर्णय लेकर तब इसको पार्लियामेंट के दोनों सदन में इसको लाना चाहिए। हम जरूर सहमति बनाएंगे और ये बिल इसी सेशन में हम लाएंगे।
जो भी बिल हम पास किए हैं, चाहे रेप बिल हो, चाहे अट्रॉसिटीज की बिल हो, ये सब सेंटर के ही बिल हैं जो स्टेट इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो भी हमारे फेडरल स्टेट का ढांचा इफेक्ट हो रहा है कि आईपीसी हम अमेंड करते हैं, वो भी फेडरल स्टेट पर ढांचा स्ट्रक्चर होता है। ये मानसिकता है। नहीं तो सरकारें तो जा रहे, इनके पास ज्यादा समय भी बचा नहीं, और अंतिम क्षण में ऐसी बिल लाना और बिना सर्वसम्मति इसको पारित करने के लिए प्रयास करना, ये देश के हित में नहीं है। लोकतंत्र की यही सबसे सुंदरता है कि हम कोशिश करते हैं कि सभी दलों को विश्वास मिले, और ये बिल या कोई भी बिल जब तक उसमें आम सहमति नहीं होती है या ब्रॉडर कंसेंसस नहीं होता है, तब तक उसको पास करना मुश्किल है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा के पास। दिनेश आपको बताएंगे इस बिल पर हो रही राजनीति के बारे में। दिनेश, एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बिल की टाइमिंग सही नहीं है, और यह भी कहा है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है। आप हमारे दर्शकों को समझाइए इस बिल पर यह राजनीति क्यों हो रही है और नरेंद्र मोदी को कौन सा डर सता रहा है। देखिए सुधीर जी, सबसे बड़ा डर अगर नरेंद्र मोदी या फिर विपक्ष को सता रहा है वो ये कि विपक्ष को ये लगता है कि एक खास वर्ग जो है उसको वोट बैंक की तरह एक तरह से कहा जाए कि खुश करने के लिए अब जबकि सरकार के पास 6 महीने के करीब जो है वक्त बचा है, लाया जा रहा है। पूरे यूपीए 2 का कार्यकाल खत्म होने को आया, उससे पहले सरकार की तरफ से कोई कोशिशें जो हैं वो इस विधेयक को लाने के लिए नहीं की गई। और अगर ये भी बात की जाए, जो प्रावधान इसके थे, जो पुराना विधेयक था, उसको लेकर आपत्तियां थी, राज्यों की आपत्तियां थी, जिस पर कि सरकार ने उनकी राय नहीं ली। विपक्ष को ये लगता है, दूसरी जो विपक्ष की सहयोग एक तरह से पार्टियां हैं उनको भी यही लगता है। और ये प्रावधान जो है, जिस तरह से राज्यों में जो है फोर्सेस को भेजने को लेकर जो सीधा केंद्र सरकार भेज सकती थी, उस सब पर आपत्तियां। तो विपक्ष का यही मानना है कि इस पर एक आम राय बनानी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को जो है उससे सलाह मशवरा किया जाना चाहिए और ऑल पार्टी बुलाई जानी चाहिए, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस पर साथ लेकर चलना चाहिए। तो यही विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया। और इससे लगता है कि जो राजनीति इस एक तरह से कहा जाए कि जो बवाल उठा है उसको लेकर ये नहीं लगता कि इस सत्र में भी ये विधेयक आ पाएगा या ये विधेयक जो है पारित हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि सबसे पहले आम सहमति और राज्यों से सहमति बनाना सरकार के लिए जरूरी है। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।